अध्याय 165 नष्ट हुआ काफिला। एक ड्रेसिंग रूम। कीकी ने उस पर एक भौं उठाए। तुम एक वयस्क पुरुष हो, तुम्हें ड्रेसिंग रूम किस लिए चाहिए? हाँ, प्रोजेश थोड़ा मुड़ा, हाथ पीछे बांधे और उसकी ओर देखा। तुम बस समझती नहीं हो। एक भगवान के रूप में व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से अपना व्यवहार बनाए रखना चाहिए। अपने बालों को नाटकीय ढंग से झटकते हुए उसने आत्मविश्वास से कहा, अफरा तफरी के समय में भी व्यक्ति को गरिमा के साथ आचरण करना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। 6 कीकी ने उसे घृणा से देखा। और फिर भी तुम अपनी शर्त को आग लगाते रहते हो। ईमानदारी से पहनने की परेशानी क्यों उठाओ? तुम बस कपड़े बर्बाद कर रहे हो। पास खड़े राघव को उसके शब्द काफी तर्कसंगत लगे। शायद हमें तुम्हें एक पूरी तरह से बंद युद्ध कवच दिलवाना चाहिए, राघव ने सुझाव दिया। यह न सिर्फ तुम्हारी अग्निशक्ति को बढ़ाएगा बल्कि तुम्हें अर्धनग्न घूमने से भी रोकेगा, आवारा गोलियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। भाई राघव, शानदार विचार। प्रोजेश की आंखें चमक उठी जैसे ही वह उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा। यह होना चाहिए नहीं, इसे कस्टम मेड, पूरी तरह से सिलवाया हुआ होना चाहिए, जो मेरी अग्निदेव की शक्ति को प्रतिबंधित न करे। भाई राघव, आप यांत्रिक भगवान हैं, निश्चित रूप से यह आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। राघव ने उसे देखा, एक पल के लिए झिझका, फिर कहा, बस इंतजार करो। एक पूरी तरह से बंद युद्ध सूट, वह वास्तव में कुछ ऐसा ही योजना बना रहा था। लड़ाकू मेज के विपरीत पूरी तरह से बंद युद्ध कवच व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक एक्सोस्केलेटल सूट था, आयरन मैन के कवच के समान, जबकि लड़ाकू मेज शुद्ध विनाश के लिए बनी बड़े पैमाने पर युद्ध मशीनें थीं। उसकी मूल योजना आयरन गार्ड बटालियन के एक्सोस्केलेटन लड़ाकू कवच को स्कैन और संशोधित करने की थी, R&D सेंटर के माध्यम से आवश्यक अपग्रेड करना था। एक बार पूरा हो जाने पर वह पहले इसे खुद उपयोग करेगा, जिससे वह अपनी यांत्रिक विनिर्माण युद्ध प्रतिभाओं को पूरी तरह से उजागर कर सके। अभी उसकी पवन तोप और बर्फ की दीवार मुश्किल से ही मोर्चे को संभालने के लिए पर्याप्त थे, और जब समय आएगा तो वह सभी के लिए कस्टम मेड युद्ध सूट बना सकता है। उदाहरण के लिए, कीकी को हीलें, जबकि उसकी क्षमताएं मजबूत थीं, वे उसकी शारीरिक सहनशक्ति को नहीं बढ़ाती थीं। वह अभी भी सिर्फ एक नाजुक लड़की थी। उसके माथे पर लाल निशान जब उसने उसे हल्के से चुटकी ली थी, तब भी फीका नहीं पड़ा था। दुर्भाग्य से सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट पर समय बहुत कम था और वह किसी भी अत्यधिक परिष्कृत एक्सोस्केलेटल कवच को स्कैन नहीं कर पाया था। थोड़ी निराशा, लेकिन उसे एक और अवसर ढूंढना होगा। अनंत ट्रेन तेज रफ्तार ट्रैक पर दौड़ रही थी, ऊपर से सूरज की रोशनी चमक रही थी, फिर भी ट्रेन के अंदर का इंटरकॉम भयावह रूप से शांत रहा। सुमी का काफिला नजदीकी से पीछा कर रहा था, एक सेकंड के लिए भी चौकन्ना रहना नहीं छोड़ रहा था। जियाजो शहर छोड़ने के बाद ट्रैक ने एक पहाड़ी वन क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां कई राजमार्ग धीरे धीरे रेलवे के समांतर चलने लगे। छोड़ी हुई कारें और भटकते हुए ज़ोंबी जल्द ही नजर आने लगे। शायद जियाजो के मृत शहर में डरावनी लाश कौवे के झुंड का सामना करने के बाद ज़ोंबी को अब देखना इतना भयावह नहीं लग रहा था। वास्तव में वे लगभग परिचित महसूस हुए। ज़ोंबी देखे गए। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कोई लाश कौवा नहीं है। नियंत्रण केबिन में राघव और पूनम दोनों तरफ बैठे थे, अपने आसपास पर नजर रख रहे थे। राघव, क्या आपने कोई निश्चित गंतव्य तय किया है? राघव ने अंतहीन दिख रहे ऑर्बिटल रेल को घूर कर देखा, फिर सिर हिलाया। मुझे हमेशा से पता था कि दुनिया आखिरकार अंधेरे में समा जाएगी, लेकिन फीनिक्स की उल्टी गिनती को देखकर यह वास्तविक लगा, 1 साल और 96 दिन। अगर आयरन गार्ड बटालियन को पता होता कि जिन जीवित बचे लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने इतनी कठिन लड़ाई लड़ी वे शायद 1 साल भी न टिक पाएं, तो मुझे आश्चर्य है कि वे क्या सोचते। ऐसा नहीं है। पूनम उसकी ओर मुड़ी, सूरज की रोशनी में उसकी आवाज़ कोमल थी। जब उन्होंने रुकने और लड़ने का फैसला किया तो वे लाभ या हानि के बारे में नहीं सोच रहे थे। भले ही इसका मतलब सिर्फ हमें कल तक जीवित रहने देना था, वह अपने आप में एक जीत थी। क्योंकि साहस को कभी भी दूरी से नहीं मापा जाता है। ये समय से परे है, यह आयामों से परे है। तो ये क्यों होना चाहिए? मानवता के विलुप्त होने तक 1 साल और 96 दिन, और मानवता के पलटवार तक 1 साल और 96 दिन, क्यों नहीं? राघव की अभिव्यक्ति थोड़ी झिलमिला गई। फिर एक पल के बाद वह मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो। 1 साल और 96 दिन हमारे भागने का समय नहीं है, ये हमारे कार्य करने का समय है। अनंत ट्रेन पहाड़ों से बाहर निकली, अब जियाजो शहर से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी। पुको स्टेशन आसपास होना चाहिए। पूनम ने नेविगेशन स्क्रीन की जांच की, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। राघव, आगे देखो। राघव ड्राइवर की सीट पर आराम कर रहा था, कुछ ऊर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूनम के अत्यावश्यक लहजे पर उसने तुरंत ऊपर देखा।
आगे मुख्य रेल ट्रैक एक घाटी में बसे एक छोटे स्टेशन में ले जा रहा था। इसके बगल में एक चौड़े राजमार्ग पर 30 से अधिक जीवित बचे लोगों के वाहन पूरी तरह से गठन में पार्क किए गए थे। लेकिन दूर से ही कुछ अजीब लग रहा था। कई कारों के दरवाजे खुले थे और वाहन और खिड़कियां खून से सने थे, फिर भी अंदर कोई नहीं था। राघव का चेहरा गहरा हो गया। वह उन वाहनों को पहचानता था। वे जीवित बचे लोगों के काफिले के थे जो उनके साथ सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट पर शव कौवे के झुंड से बच निकले थे। जैसे ही अनंत ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में खींची गई, सुमी का काफिला भी ऊपर आ गया। सुमी अपने वाहन से बाहर निकली, स्पष्ट रूप से हैरान थी। क्या ये फारलाइन काफिला नहीं है? तुम उन्हें जानती हो? राघव और अन्य लोग भी उतर गए। बेशक, हमने सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट पर जोन सी में एक साथ लड़ाई लड़ी थी। सुमी की टीम का युवा चिराग माथे पर बल डालकर जोड़ता है, और यह सिर्फ फारलाइन काफिला नहीं है। चलो इसे देखते हैं। राघव ने समूह को आगे बढ़ाया, सावधानीपूर्वक वाहनों का निरीक्षण किया। उनमें से 2 भारी संशोधित ट्रक थे। उनके उपकरण का स्तर काफी ऊंचा था। वो घाटी से एक तेज हवा का झोंका आया, खुले ट्रक कैब से गुजरते हुए सीटी बजाए, एक भयावह खोखली आवाज पैदा की। सभी उच्च अलर्ट पर रहे, तरीके से हर वाहन की तलाशी ली, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटा था। सुमी ने अपनी कमर से एक करंबित चाकू निकाला, एक एसयूवी की खिड़की से कुछ सूखा खून खुरचकर उसे करीब से जांचने लगी। उसकी भौहें तन गईं। वे पिछली रात मर गए। शव कौवे के खाने के कुछ संकेत हैं, लेकिन कारण बनने के लिए काफी नहीं हैं। यह उनका काम नहीं था। यह इसे और भी अजीब बना देता है। की चलकर आई, दृश्य को स्कैन करते हुए। यहाँ कम से कम 100 लोग थे। वे सब बिना किसी प्रतिरोध के कैसे गायब हो गए? उनमें से किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रोजेश ने एक जासूस की मुद्रा बनाई, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए। यहाँ कुछ भयानक हुआ होगा। रजनीता पूनम की बांह से चिपकी रही, स्पष्ट रूप से डर गई थी। क्या वे किसी तरह के भयानक राक्षस से टकरा गए? पूनम शांत रही, उसकी नज़र राघव पर पड़ी। मुझे नहीं पता, राघव ने स्वीकार किया। उसने सुमी की ओर मुड़कर देखा। क्या यहाँ अन्य काफिले थे? सुमी ने सिर हिलाया। 3 काफिले यहाँ विलय हो गए। वे सभी सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट से थे। वे भी शव कौवे के झुंड से बच निकले थे, लेकिन उनका नुकसान हमारे जितना गंभीर नहीं था। जो भी हुआ, वह कौवों का काम नहीं था। राघव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये वाहन लगभग अछूते हैं। भले ही उन्हें आंतरिक भ्रष्टाचार या उत्परिवर्तन का सामना करना पड़ा हो, संघर्ष के संकेत होने चाहिए थे। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कार नहीं हिलाई गई है। तो इसका मतलब है उन्होंने पिछली रात यहाँ डेरा डाला था, लेकिन कुछ हुआ। उसी क्षण राघव ने फुसफुसाती आवाज़ों को पकड़ा। पीछे मुड़कर उसने सुमी की टीम के सदस्यों के एक समूह को देखा, जिसमें सैमी भी शामिल था, जो पीले और अशांत दिख रहे थे। तुम क्या फुसफुसा रहे हो? उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं। ककिन, सुमी जी, क्या यह उस अफवाह जैसा नहीं है? सुमी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। सैमी, बकवास बातें शुरू मत करो। अध्याय 166, ये है प्रलय की ट्रेन। क्या? कौन सी अफवाह? उनकी बातचीत सुनकर कृति ने भ्रमित होकर पूछा। सुमी का भाव जटिल था। उसने कृति की ओर, फिर राघव की ओर देखा। वे प्रीडेटर इफेक्ट, शिकारी प्रभाव की अफवाह के बारे में बात कर रहे हैं। तुमने कभी नहीं सुना प्रीडेटर इफेक्ट? राघव की आंखें तेज हो गईं। क्या इसका यहाँ हो रही घटना से कोई लेना देना है? सुमी की नज़र थोड़ी गहरी हुई। ये बस कुछ निराधार अफवाहें हैं। अफवाहें? ये सुनकर सैमी तनाव में दिखते हुए पास आया। क्या हमने रामपुरा हाट सिटी में यही अनुभव नहीं किया था, जब हमने पुराने प्रीतम और अन्य लोगों के साथ टीम बनाई थी? ठीक उसी रात हम लाशों के झुंड की चपेट में आ गए थे। हमने तुम्हें पहले ही बताया था, वह सब ब्लैक क्रोफो का किया धरा था। सुमी ने तुरंत पलटवार किया। लेकिन उसके बाद ब्लड फियंस रक्त पिशाच का क्या? उस रात हमने 4 वाहन खो दिए थे। सैमी की बेचैनी बढ़ गई। और सिंगूर सिटी, वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बी और राक्षस क्यों थे? बहुत से लोगों को लगता है कि यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वहाँ बहुत ज़्यादा जीवित बचे लोग इकट्ठे हो गए थे, और उसी ने प्रीडेटर इफेक्ट को सक्रिय कर दिया। अब अपने पूरे रास्ते में हमने फायरलाइन कॉनॉय के अलावा किसी और काफिले को नहीं देखा, और उन पर हमला हुआ है। उन्होंने 3 काफिलों को एक साथ मिला लिया था। सुमी, क्या ये साबित नहीं करता? राघव तुरंत समझ गया। सच कहूं तो सैमी की तरह ही उसने खुद भी इस सिद्धांत पर विचार किया था। तो तुम कह रहे हो कि जितने ज्यादा लोग होंगे, उतने ही ज्यादा भयानक प्राणी उनका शिकार करने के लिए सामने आएंगे। क्या यही विचार है? पूनम बोल पड़ी। सुमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। सही कहा।
जीवित बचे लोगों के रेडियो स्टेशनों पर अफवाहें फैल रही हैं कि जीवित बचे लोगों का समूह जितना बड़ा होता है उन्हें उतने ही ज्यादा भयानक प्राणी और राक्षस मिलते हैं। लेकिन एक और स्पष्टीकरण भी है, अगर दो शिकार जिनका पीछा किया जा रहा है अचानक मिल जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके पीछे दो शिकारी हैं, राघव ने जवाब दिया। ठीक है, किसी भी तरह से ये बताता है कि समूह जितना बड़ा होगा खतरा उतना ही ज्यादा होगा। अभी बहुत से जीवित बचे लोग एक साथ आ रहे हैं, लेकिन शायद राक्षस यही चाहते हैं, सैमी ने कहा। वे हमें एक ही झटके में खत्म करना चाहते हैं, समूह में मौजूद एक लड़की ने डरते हुए कहा। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। ये सिद्धांत सचमुच विश्वसनीय लग रहा था। वास्तव में वह शिकारी वाले स्पष्टीकरण की ओर ज्यादा झुक रहा था। जिस तरह से रेड ड्रैगनफ्लाइज ने उनका पीछा किया, पेल जॉइंट पीले दानव का पीछा करना और यहाँ तक कि एटमॉस्फेरिक माइका का आयरन गार्ड ब्रिगेड को निशाना बनाना, चाहे यह महज संयोग हो या कुछ और भयावह, एक पैटर्न बन रहा था। अब मैं समझा, राघव ने सिर हिलाया। तो तुम कह रहे हो कि अगर तुम हमसे जुड़ते हो तो यह और भी ज्यादा खतरा लेकर आएगा? कैप्टन राघव, सुमी बोलने ही वाली थी कि राघव ने उसे रोकने का इशारा करते हुए हाथ उठाया। सैमी, जो कुछ देर पहले इतना उत्तेजित था, अचानक हिचकिचाया। अनिश्चितता उसके चेहरे पर झलक रही थी। मेंटेनेंस वर्कशॉप में वह समूहों को मिलाने के लिए खास उत्सुक नहीं था। राघव ने यह बात गौर की थी, सुमी की टीम में हर कोई एक जैसी सोच नहीं रखता था। नहीं कैप्टन राघव, मेरा मतलब वह नहीं था। सैमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। हर कोई जानता है कि एबिलिटी यूज़र या बड़े काफिलों का साथ देने से जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सच है, बस सिल्वर स्टार, ड्रैगन माउंटेन वन या यहाँ तक कि फीनिक्स को ही देख लो। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए अचानक एक बड़े समूह के साथ जुड़ जाने का मतलब है कि हमारे सामने ऐसे बड़े खतरे आ सकते हैं जो हमारी ताकत से मेल नहीं खाते। मैं बस चिंतित हूं कि हम इन्फिनिट ट्रेन के लिए बोझ बन जाएंगे। जैसे ही उसने बात की, सुमी के काफिले के सदस्यों के चेहरे पर जटिल भाव थे। उनकी निगाहें धीरे से बदल गईं। राघव ने सैमी को देखा और तुरंत उसके झूठ को भांप गया। वह वास्तव में बोझ बनने से नहीं डर रहा था, वह एबिलिटी यूजर के लिए तोप का चारा बनने से डर रहा था। और सच कहूं तो उसका डर पूरी तरह से अतार्किक नहीं था। अगर प्रीडेटर इफेक्ट वास्तविक था, तो मजबूत एबिलिटी यूजर और एक बड़े काफिले वाले समूह को एक साथ मिलाने से अनिवार्य रूप से बड़े खतरे आकर्षित होंगे। और आम जीवित बचे लोगों के लिए इसका मतलब आपदा हो सकता है। लेकिन इस तरह अति विश्लेषण करना, इतनी उत्तम जोखिम से बचने की रणनीति के साथ जीवित रहने की कोशिश करना, सोच का एक चरम तरीका था। सीधे शब्दों में कहें, ज्यादातर सामान्य लोग सैमी की तरह नहीं सोचते होंगे। अगर वे सोचते भी तो वे इसे जोर से नहीं कहते, क्योंकि अंत में इससे कुछ नहीं बदलता। साथ रहना, मजबूत लोगों का पीछा करना और सुरक्षा की तलाश करना मानवीय प्रवृत्ति है। फिर भी सैमी के डर ने उसकी तर्कसंगतता पर हावी हो गया था। उसने अब तक झेली गई सभी कठिनाइयों को लिया और उन्हें प्रीडेटर इफेक्ट को अनदेखा करते हुए सुमी के अन्य काफिलों के साथ जुड़ने पर दोष दिया। एक आम आदमी के रूप में वह कुछ भी बदलने में शक्तिहीन महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सुमी के इन्फिनिट ट्रेन में शामिल होने को एक आसन आपदा के रूप में देखा, एक ऐसी आपदा जो आखिरकार उसके लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। और नोएल के पूरे परिवार की मौत देखने के बाद सैमी की भागने की इच्छा और भी तेज हो गई थी। राघव ने उस पर, फिर दूसरों पर एक नज़र डाली। सड़क से खून की गंध हवा में तेज थी। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें वजन था। चाहे प्रीडेटर इफेक्ट वास्तविक हो या न हो, एकता हमेशा से वह तरीका रही है जिससे मानवता अपने प्रभाव को बढ़ाती है। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। वह सुमी की ओर मुड़ा। यहाँ बहुत सारे इस्तेमाल किए जा सकने वाले वाहन हैं, जिनमें भारी ट्रक भी शामिल हैं। अभी भी जल्दी है, अगर तुम अभी निकलते हो तो अंधेरा होने से पहले तुम हेंगशान दर्रे तक पहुँच जाने चाहिए। जो कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है उसका अब भी स्वागत है, लेकिन उन्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आगे के राक्षस उन राक्षसों से भी ज्यादा भयानक होंगे जिनका हमने सामना किया है। अगर किसी को कोई संदेह या हिचकिचाहट है तो एक वाहन लो और अपना रास्ता चुनो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सैमी का दिमाग थोड़ा सा साफ हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर हिचकिचाहट झलक रही थी। उसके सामने फायरलाइन कॉनॉय के पूरी तरह से सुसज्जित भारी ट्रक थे। अगर वह अपने तर्क पर अड़ा रहता तो यह वास्तव में एक शानदार अवसर था। सैमी सुमी की ओर मुड़ा, लेकिन उसने उसे सिर्फ एक शांत, उदासीन नज़र दी। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ, उसने कहा। धन्यवाद सुमी। सैमी का भाव कड़ा था, माहौल भारी। उसने और कुछ नहीं कहा, बस अपने वाहन पर वापस गया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। 3 अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया।
उन चारों ने एक साथ एक भारी ट्रक और एक ऑफ रोड वाहन लिया। संक्षिप्त विदाई के बाद वे दूर चले गए। सुमी का काफिला एक उदास चुप्पी में रह गया। राघव ने उन्हें जाते हुए देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। जब उसने पहली बार अपनी टीम बनाई थी तो वह पहले ही लोगों के किसी भी समय, चाहे जीवित रहने के लिए हो या व्यक्तिगत लाभ के लिए, छोड़कर जाने के लिए तैयार था। यही बात पूनम, कृति, राज और अन्य पर भी लागू होती थी। किसी व्यक्ति के कारण कितने भी मूर्खतापूर्ण क्यों न लगे, हर कोई अपना फैसला खुद करता था। इस बर्बाद प्रलय में मानवीय स्वभाव के बारे में बात करना भोलापन था। सामान्य हो या न हो, जीवित रहना ही एकमात्र प्राथमिकता थी। राघव सुमी की ओर मुड़ा, उसका भाव गंभीर था। और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुमी की आवाज़ दृढ़ थी। अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं अपने लोगों को लेकर अभी निकल जाऊंगी। उन शब्दों पर राजिता ने पूनम की आस्तीन को चिंता से जकड़ लिया। इन्फिनिट ट्रेन के पूरे दल ने हवा में तनाव महसूस किया। इस बीच सुमी के काफिले के बचे हुए सदस्य राघव को घूर रहे थे। उनकी आंखों में मौन हताशा भरी थी। उनके व्यक्तिगत कारण जो भी हों, जो रुके थे, वे इन्फिनिट ट्रेन में चढ़ना चाहते थे। राघव ने उन पर अपनी नज़र घुमाई। उसका भाव पैना था। चाहे प्रीडेटर इफेक्ट वास्तविक हो या न हो, शायद आज रात हम भी फायरलाइन कॉनॉय की तरह ही खत्म हो जाएं, पूरी तरह से मिट जाएं। अगर तुम मेरी ट्रेन में चढ़ रहे हो तो इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि आगे के राक्षस उन राक्षसों से भी ज्यादा भयानक होंगे जिनका हमने सामना किया है। जीवित बचे लोगों का मिलन अनिवार्य है। अगर एकता जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमने स्पेसपोर्ट सिक्योरिटी रेजिमेंट और आयरन गार्ड ब्रिगेड के बलिदानों को विफल कर दिया है। तो अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो। राघव अचानक मुड़ा, पीछे खड़ी काली बख्तरबंद ट्रेन की ओर इशारा करते हुए। यह कोई सुरक्षित यात्री ट्रेन नहीं है, ये प्रलय की ट्रेन है।